ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 181, क्या तुम उससे सवाल करने के लायक भी हो? याओ कबीले की लड़की। मैंने सुना है कि वह हमेशा एक ठंडी अभिव्यक्ति रखती है, जैसे कि वह पहुंच से बाहर हो। गो कबीले की लड़कियों में से एक ने टिप्पणी की। हाँ, वह इतनी आकर्षक भी नहीं है, लेकिन वह एक बर्फ रानी की तरह व्यवहार करती है। एक और ने जोड़ा, और उसकी साधना प्रगति भी बहुत अच्छी नहीं है, वह तुमसे बहुत पीछे है। जुनेर, एक तीसरी लड़की ने कहा। ये गो कबीले की लड़कियां जानती थीं कि जुनेर क्या सोच रहा होगा और याओ कबीले की लड़की को बदनाम करने में जल्दी थी। क्या ऐसा है? जुनेर मुस्कुराई, उनके शब्दों में चापलूसी को पहचानने के बावजूद प्रसन्न। मुझे लगता है कि मैं जाकर देखूंगी, उसने उत्सुकता से कहा। प्राचीन कबीले शायद ही कभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, इसलिए याओ कबीले की अचानक यात्रा का कोई उद्देश्य होना चाहिए। भव्य हॉल में एल्ड याओ वानगुई गो कबीले के बुजुर्गों से बात कर रहे थे, जबकि उनकी नज़र मौजूद युवा योद्धाओं पर थी। मैंने सुना है कि ब्लैक सबमर्ज्ड किंग के पोते गूफी ने एक बार टियर 9 ट्रेजर पिल को परिष्कृत किया था। वह इन युवा प्रतिभाओं में से कौन हो सकता है? गूफी यहाँ नहीं है, वह 1 साल से अधिक समय से एकांत में है, एल्ड गू नानहाई ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ओह, याओ वानगुई थोड़ा निराश दिखे, लेकिन टिप्पणी की, साधना के लिए ऐसा समर्पण वास्तव में हमारे समय के सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि के योग्य है। हालांकि जब उन्होंने गूफी की प्रशंसा की तो उनके बगल में बैठे याओ तियान की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। एक साथ ही प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याओ तियान ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि कोई भी उससे बेहतर था, खासकर जब से गूफी की उपलब्धियां केवल अफवाहें थीं। उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से गूफी को टियर 9 ट्रेजर पिल को परिष्कृत करते नहीं देखा था। याओ कबीले को हमेशा से ही कीमिया की अपनी महारत पर गर्व रहा है, वे खुद को बेजोड़ मानते हैं। उनके लिए सेंट्रल प्लेन्स के पिल टॉवर द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित पिल गैदरिंग भी बच्चों का खेल था। गूफी ने इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल कीं। मुझे आश्चर्य है, उसने किस कीमिया गुरु के अधीन अध्ययन किया? याओ वानगुई ने आगे पूछा। हमें इस बारे में निश्चित नहीं है, शायद गूफी ने खुद ही सीखा है। गू कबीले के एक बुजुर्ग ने अनुमान लगाया। हमारे कबीले के पास अनगिनत प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें कीमिया पर लिखे ग्रंथ भी शामिल हैं। अगर गूफी ने उनसे खुद ही सीखा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, हालांकि वे भी उत्सुक थे। खुद से सीखा, और सिर्फ ग्रंथों को पढ़कर वह टियर 9 ट्रेजर पिल को परिष्कृत कर सकता है? क्या मजाक है? याओ तियान ने उपहास किया, उसकी आवाज़ में गुस्से का भाव था। याओ कबीले के सदस्य के रूप में वह जानता था कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की रसायन विद्या में महारत हासिल करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। गू कबीले का ये सुझाव कि गूफी ने खुद को सीखा है, एक जानबूझकर अपमान की तरह लग रहा था, जिसका अर्थ था कि याओ कबीले की विरासत में मिली रक्तरेखा शक्तियां बेकार थीं। कृपया, मजाक की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि युवा गूफी का किसी छिपे हुए गुरु से सामना हुआ होगा जिसने उसे कीमिया सिखाई थी, लेकिन शायद वह गुरु गुमनाम रहना पसंद करता है। याओ वानगुई ने तनाव की संभावना को भांपते हुए कूटनीतिक ढंग से हस्तक्षेप किया। शायद। गू कबीले के बुजुर्गों ने सिर हिलाया, बातचीत को दूसरे विषयों पर वापस ले गए। एक बिंदु पर याओ तियान, जो चुपचाप शराब पी रहा था, अब और नहीं रोक सका। मैंने सुना है कि गूफी ने एक बार टियर 9 ट्रेजर पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कीमिया में उसके साथ मुकाबला करने का अवसर मिल सकता है। अंत में याओ कबीले का असली उद्देश्य सामने आया। हाल ही में प्राचीन कबीलों में अफवाहें फैली थीं कि गूफी महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली कीमियागर बन सकता है, संभवतः याओ कबीले को भी मात दे सकता है। याओ तियान ये देखने के लिए यहाँ था कि क्या ये दावे सच थे। तभी हॉल के प्रवेश द्वार से एक ठंडी आवाज़ गूंजी, क्या तुम भाई गूफी को कीमिया में चुनौती देने के लायक भी हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम खुद को शर्मिंदा मत करो। सभी की नज़रें हरे रंग की पोशाक में एक युवा महिला पर पड़ी। जुनेर, वह याओ तियान द्वारा गूफी से पूछे गए सवालों को सुनने के लिए ठीक समय पर पहुंची थी और उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सकी। गू कबीले के बुजुर्ग, जो पहले से ही याओ तियान के अनुरोध पर भौहें चढ़ा रहे थे, अब और भी ज्यादा भौहें चढ़ा रहे थे। याओ तियान के शब्द थोड़े उत्तेजक थे, लेकिन जुनेर की प्रतिक्रिया एक सीधा अपमान थी, जिससे दोनों कबीलों के बीच संबंधों में तनाव पैदा होने का जोखिम था। हमें कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा कि यह शर्मनाक है या नहीं। याओ तियान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह चिल्लाया, भाई गूफी के पास ऐसी तुच्छ बातों के लिए समय नहीं है। वह एकांत में है और मैं किसी को भी उसे परेशान नहीं करने दूंगी। जुनेर ने याओ तियान के गुस्से को अनदेखा करते हुए उदासीनता से उत्तर दिया। वह शायद हमसे बच रहा है क्योंकि उसे डर है कि हम उसका पर्दाफाश कर देंगे। मुझे यकीन है कि तथाकथित टियर 9 ग्रैंड मास्टर सिर्फ एक मिथक है।
याओ तियान ने और अधिक आक्रामक तरीके से बोलना शुरू किया, लेकिन याओ वांगुई ने जल्दी से उसे चुप रहने की चेतावनी दी। मैं यहाँ गु दायरे में तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह बाहर नहीं आ जाता। उसे किसी दिन बाहर आना ही होगा, याओ तियान ने शांत होने के बाद ठंडे स्वर में कहा। कृपया गलतफहमी न पालें, याओ कबीले का गूफी पर संदेह करने का कोई इरादा नहीं है। ये केवल युवा पीढ़ी के बीच एक दोस्ताना आदान प्रदान है, इससे अधिक कुछ नहीं, याओ वांगुई ने हॉल में तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। चूंकि याओ तियान इतना उत्सुक है, उसे थोड़ी देर और रुकने दो, गु कबीले के बुजुर्गों में से एक ने जवाब दिया, हालांकि वे अभी भी याओ कबीले के दृष्टिकोण से नाखुश थे। उन्हें सीधे मना करना ऐसा लग सकता है जैसे वे कुछ छिपा रहे थे। चूंकि तुम खुद को शर्मिंदा करने पर जोर देते हो, इसलिए बाद में पछताना मत, जुनेर ने हॉल छोड़ने से पहले याओ तियान को एक ठंडी नज़र से देखा। इस बीच 9 शांत झरनों पर गु कबीले के भव्य हॉल में होने वाली घटनाओं से अनजान, झरनों के पास गहरे ध्यान में बैठा रहा। उसके चारों ओर की दुनिया स्थिर लग रही थी क्योंकि आसपास से ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हो रही थी। पास में जी यान, जो पहले से ही राक्षस संत के रक्तसार को अवशोषित कर चुकी थी और देर से 4 सितारा डू संत चरण में पहुंच गई थी, उसने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में टिकाया, उसे ऊप से देख रही थी। इतना समय क्यों लग रहा है? उसने आश्चर्य से पूछा। अध्याय 182, डू सेंट की ओर बढ़ना। गु कबीले का वयस्कता समारोह निकट आ रहा है। 9 शांत झरनों के पास स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा भयंकर रूप से चिल्ला रही थी। हालांकि जी यान ऊब गई थी, लेकिन जब तक गूफी साधना कर रही थी तब तक वह कभी नहीं गई। इस अवधि के दौरान रानी मेडुसा भी झील से 2 बार सतह पर आए, लेकिन ये देखकर कि गूफी अभी भी साधना कर रहा था, उसने पीले झरनों में गहराई तक जाना जारी रखा। इस प्रकार 1 और वर्ष बीत गया। पूरे वर्ष के लिए गूफी बिना किसी हलचल के चुपचाप बैठा रहा, जैसे कि बाहरी दुनिया का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके चारों ओर भयावह रूप से शुद्ध ऊर्जा धुंध की तरह उतार चढ़ाव कर रही थी। यदि आप इसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते तो यह पानी की तरह गाढ़ा लगता। एक दिन स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ने लगी, जिसने सैकड़ों मील के क्षेत्र को प्रभावित किया। यहाँ तक कि 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के कई मजबूत सदस्यों ने भी विसंगति को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा किसी चीज द्वारा खींची जा रही हो, जो गूफेई की ओर बढ़ रही हो। अंततः ये गूफेई के सिर के ऊपर एक विशाल ऊर्जा तूफान में परिवर्तित हो गई, जिसमें तूफान की आंख सीधे उसकी खोपड़ी के ऊपर से जुड़ी हुई थी। गूफेई, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, ने अचानक उन्हें खोला। फिर उसने अपने मुंह से एक गहरी सांस ली। बूम! उस सांस के साथ सैकड़ों फीट बड़ा विशाल ऊर्जा तूफान नीचे की ओर बढ़ा, गूफेई के शरीर में घुस गया। आखिरकार यह हो गया। हंगामा देखकर जियान जल्दी से खड़ी हो गई, उसकी आंखें गूफेई की जगह पर टिकी हुई थीं। 2 साल तक बिना हिले डुले बैठे रहने के बाद गूफेई का शरीर आखिरकार हिलने लगा। वह आलस से खींच गया। तारानकन क्रैक, तारानकन क्रैक, तारानकन। उसके जोड़ों के ढीले होने की आवाज़ गूंजी। किसने सोचा होगा कि यह वापसी 2 साल तक चलेगी? गूफेई ने आश्चर्य में खुद से कहा। समय की गणना करें, डू वेनेरेट के शिखर से लेकर 9 परिवर्तनों को पार करने, फिर अर्ध संत बनने और अब अंततः एक सच्चे 1 स्टार डू संत के पद तक पहुंचने में उसे कुल मिलाकर 5 साल से अधिक का समय लगा था। हालांकि यह समय लंबा लग सकता है, लेकिन यह अनगिनत लोगों को ईर्ष्यालु बना देगा। कई मजबूत साधक अपना पूरा जीवन डू वेनेरेट के शिखर पर अटके रहते हैं, कभी भी थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ अर्ध संत अवस्था तक पहुंच जाते हैं और दशकों तक वहां रहते हैं, मृत्यु तक बाहर निकलने में असमर्थ होते हैं। गूफी, तुम आखिरकार समाप्त हो गई। मैं मरने से ऊब गया हूँ। जियान खुशी से दौड़ी। शायद इसलिए कि वे अकेले थे, जियान ने साहपूर्वक अपनी बाहें खोली और गूफी को कसकर गले लगा लिया। उस पल में जैसे ही गर्म और कोमल आलिंगन ने उसकी बाहों को भर दिया, गूफी की दिल की धड़कन अनायास ही तेज हो गई। ये लड़की बड़ी हो गई थी और काफी परिपक्व हो गई थी, अब वह वास्तव में उसके लिए एक आकर्षण थी। तारानकन छप, तारानकन। उसी समय पीले झरनों से पानी की एक फुहार उठी और कैलिन बाहर उड़ गई। ये देखकर जियान, जो गूफी से नज़र मिलाने के लिए उत्सुक थी, ने जल्दी से उसे छोड़ दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। मेरे पति, डू सेंट में आगे बढ़ने के लिए बधाई। कैलिन उसे बधाई देने के लिए मुस्कुराती हुई चली गई। उसने जियान को गूफी को गले लगाते हुए देखा था, लेकिन जियान के शर्मिंदा चेहरे को देखते हुए उसने इसका जिक्र नहीं करना चुना। वह हमेशा से गूफी के लिए जियान की भावनाओं से वाकिफ थी और उसे उम्मीद भी थी कि दोनों एक साथ हो सकते हैं। कैर, आपकी प्रगति भी काफी प्रभावशाली है। 8 सितारा डू वेनेरेट तक पहुंचना। गूफी मुस्कुराया, फिर आगे बढ़ा और कैलिन को अपनी बाहों में खींच लिया। ये देखकर जियान ने उनके स्नेह को दिखाने के बारे में अपनी सामान्य टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उसे राहत महसूस हुई कि कैलिन ने उसकी पिछली हरकत नहीं देखी थी। इस दौरान जियाओ ही जियान और बच्चों को तुम्हारी बहुत याद आई होगी।
एक पल की कोमलता के बाद कैलिन ने गूफी के कान में धीरे से फुसफुसाया। ये वापसी उम्मीद से ज्यादा समय तक चली। गूफी ने सहमति में सिर हिलाया। इतने लंबे समय तक एकांत में रहने के कारण उसके बच्चे शायद काफी बड़े हो गए होंगे। मेरे हिसाब से गू कबीले का वयस्क होने का समारोह भी नजदीक आ रहा है। ये कहने के बाद गूफी जियान की ओर मुड़ी, जो अपना सिर झुकाए हुए थी। जियान, क्या तुम सच में अब ड्रैगन द्वीप पर वापस जाना चाहती हो? क्या तुम मेरे वयस्क होने के समारोह में शामिल होने के लिए रुकना नहीं चाहती? वयस्क होने का समारोह पहले से ही बहुत करीब है। जियान उसके शब्दों से चौंक गई। इतने लंबे समय से गो कबीले में रहने के कारण वह इसके रीति रिवाजों के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। हर 20 साल में आयोजित होने वाला वयस्क होने का समारोह गो कबीले में एक प्रमुख आयोजन था। कबीले के केवल सबसे उत्कृष्ट युवा सदस्य ही इसमें भाग लेने के पात्र थे। मूल रूप से जियान ने ड्रैगन द्वीप पर लौटने और समारोह के लिए समय पर वापस आने की योजना बनाई थी, ये सोचकर कि उसके पास इसके लिए लगभग 3 साल हैं। लेकिन अब, क्योंकि गूफी का रिट्रीट 2 साल तक चला, अगर वह अब ड्रैगन द्वीप पर लौटती है तो वह उसके वयस्क होने के समारोह को नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो मैं ड्रैगन द्वीप पर अपनी वापसी में देरी करूंगी और तुम्हारा समारोह देखने के लिए रुकूंगी। जियान ने सिर हिलाया। जब इन दो मामलों की बात आई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी को चुना। हाँ, मुझे पता था कि तुम मेरी परवाह करते हो। गूफी हंसी। उसकी प्रतिक्रिया पर दिल से खुशी हुई। सच में, वह जियान की ड्रैगन द्वीप पर वापसी में देरी कर रहा था क्योंकि वह उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित था। देर से 4 सितारा डूसेंट चरण में उसकी ताकत के साथ भी ड्रैगन कबीले के भीतर उथल पुथल को संभालना मुश्किल होगा और संघर्ष के कारण कबीले को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर जियान भारी शक्ति के साथ ड्रैगन द्वीप पर लौट सकता है और 3 ड्रैगन राजाओं को कुचल सकता है, ड्रैगन कबीले के भीतर आंतरिक संघर्ष को समाप्त कर सकता है, तो यह आदर्श परिणाम होगा। इसके बाद गूफी, जियान और कैलिंग दायरे में वापस चले गए। जाने से पहले कैलिन ने 9 शांत झरनों पर नजर डाली। जिस क्षण वह अंदर गई, उसने झरनों की गहराई से एक बेहोश, रहस्यमय आह्वान महसूस किया था। हालांकि यह उस क्षेत्र से नहीं आ रहा था जहां याओ मिंग को सील किया गया था, बल्कि अंदर से भी गहराई से आ रहा था। लेकिन वह जल्दी में नहीं थी। गूफी के वयस्क होने के समारोह में भाग लेने के बाद वह आगे की जांच करने के लिए यहां वापस आ सकती थी। इसके अलावा इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद उसे अपने छोटे बच्चे वुशुन की याद आ रही थी। पवित्र पिल सिटी में पिल टॉवर के भीतर कई सालों के बाद फैंग जियान, याओ चेन अभी भी अपने आत्मा रूप में और जियाओ यान एक बार फिर यहां लौट आए थे। गू कबीले के वयस्क होने के समारोह में कुछ गुटों को इस कार्यक्रम को देखने के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। हालांकि सभी गुट निमंत्रण प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। कम से कम फॉलिंग स्टार पवेलियन योग्य नहीं था। यही वजह थी कि याओ लाओ मदद के लिए पिल टॉवर आया था। उसने पिल टॉवर के लोगों के साथ गू दायरे में प्रवेश करने की योजना बनाई। बूढ़े आदमी, क्या तुम सच में इस बारे में निश्चित हो? जुबान कोंगजी ने गंभीरता से पूछा, अपने हाथ में एक जेड निमंत्रण पकड़े हुए। हाँ, बाहरी लोगों के लिए अपने वयस्क होने के समारोह के दौरान गू दायरे में प्रवेश करने का यह एक दुर्लभ अवसर है। याओ लाओ ने सिर हिलाया। केवल गू कबीले ही मुझे वापस जीवन दे सकते हैं। अगर मैं यह मौका चूक गया तो मैं हमेशा के लिए भटकती आत्मा ही रह जाऊंगा। TLN लोल ने तब जियाओ यान को छोड़ दिया था। ठीक है, तो मैं इस बार फैंग जियान और जियाओ यान को गू दायरे में ले जाऊंगा। जुबान कोंगजी ने भी दृढ़ता से सिर हिलाया। अध्याय 183। आखिरकार गू दायरे में पहुंचकर मुझे आश्चर्य है कि वह कैसी है। गू दायरे। जिस पर्वत शिखर पर गूफी रहती थी, किंगलिन बांस के घर के बाहर 2 छोटे बच्चों, जियान यू और वुशुन के साथ प्रशिक्षण ले रही थी। उस समय जियो यी जियान धीरे धीरे बांस के घर से बाहर चली गई। उसे देखकर किंगलिन ने कुछ चिंता के साथ पूछा, बहन जियो यी जियान, भाई गूफी और अन्य इतने लंबे समय से चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि वे वयस्कता समारोह के लिए समय पर वापस आ जाएंगे? उसे जल्द ही वापस आना चाहिए, जियो यी जियान ने जवाब दिया, हालांकि उसका लहजा पूरी तरह से निश्चित नहीं था। पिछले 2 वर्षों में वह गूफी को बहुत याद करती थी। उसका मन अक्सर चिंता से भटकता रहता था। हालांकि गूफी की आत्मा का ताबीज बरकरार रहा। ये दर्शाता है कि उसे किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। बहन जियाओ यी जियान, वयस्कता का समारोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। बेशक भाई गूफी वापस आ जाएगा। उसी समय उनके ऊपर एक स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी और अचानक जियान, गूफी और कैलिन पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिए। पति, जियाओ यी जियान ने परिचित आकृति को देखते ही खुशी से कहा। अगले ही पल गूफी उसके बगल में था, उसे अपनी बाहों में खींच रहा था। पिताजी वापस आ गए हैं। जियान यू और वुशुन, 2 छोटे बच्चे, उत्साह से भरे हुए गूफी के चारों ओर इकट्ठे हुए। क्या तुम दोनों मेरे दूर रहने के दौरान अच्छा व्यवहार कर रहे थे? गूफी ने जियान यू की नाक पर थपथपाते हुए चिढ़ाया। बेशक
हम अच्छा व्यवहार कर रहे थे। हम हर दिन माँ और बहन किंग लिन के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। पिताजी, शेर राजा अक्सर हमें गो दायरे में खेलने के लिए ले जाता है। और बहन किंग लिन हमें बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन देती है। दोनों बच्चे एक साथ बोले, उनके जवाब फोकस में भिन्न थे, प्रभावी रूप से एक दूसरे का खंडन करते हुए। लेकिन यह अपेक्षित था, आखिरकार वे अभी भी इतने छोटे थे और गोफी केवल यही चाहती थी कि उनका बचपन खुशहाल रहे। बहन जी यान, ड्रैगन जनजाति की आपकी यात्रा कैसी रही? क्या आपको कोई परेशानी हुई? इस बीच किंगलिन ने जी यान से संपर्क किया और उसकी हाल की यात्रा के बारे में पूछा। मैं अभी तक ड्रैगन द्वीप पर वापस नहीं लौटी हूँ। गूफी का अंतिम एकांतवास 2 साल तक चला और मैं पूरे समय वहाँ फंसी रही, मेरे दिमाग से ऊब गई। जी यान ने शिकायत करते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली। जी यान, वयस्कता समारोह के बाद पति आपके साथ ड्रैगन द्वीप जाएगा, कैलिन ने मुस्कुराते हुए जी यान के कंधे को थपथपाते हुए उसे आश्वस्त किया। और मुझे लगता है कि भाई गूफी के साथ अकेले समय बिताकर तुम काफ़ी खुश हो। कैलिन की निगाहों के सामने जी यान को अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। क्या उसने मुझे भाई गूफी को गले लगाते हुए देखा और कुछ नहीं कहा? मुझे थोड़ी भूख लग रही है, मैं कुछ खाने के लिए ढूंढती हूँ, जी यान ने जल्दी से कहा और अपने चारों ओर अंतरिक्ष की लहर के साथ वह गायब हो गई। ओह, बहन जी यान भोजन की तलाश में गई है। ऐसा लगता है कि गो दायरे में किसी गरीब औषधि उद्यान पर फिर से हमला होने वाला है, किंगलिन ने ठहाका लगाया। गूफी की वापसी के कुछ दिनों बाद गो दायरे में चहल पहल बढ़ने लगी। न केवल गो दायरे के भीतर बल्कि पूरे पूर्वी क्षेत्र में माहौल उत्साह से गुलजार था। महाद्वीप भर के कई शक्तिशाली गुटों को आने वाले वयस्क समारोह को देखने के लिए प्रतिनिधियों को भेजने के लिए गो कबीले से निमंत्रण मिले थे। गो दायरे के प्रवेश द्वार के रूप में गो पवित्र शहर अब अनगिनत आगंतुकों से भर गया था। इस दिन गो कबीले ने गो दायरे के लिए मार्ग खोला, जो कि वयस्कता समारोह में भाग लेने वाले सभी मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था। पिलटॉवर से लोगों के साथ यात्रा करने वाले जियोयान और आदरणीय फैंग उन लोगों में से थे जिन्हें प्रवेश दिया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इसे गो दायरे कहते हैं। जियोयान ने झील के ऊपर लटके काले स्थानिक द्वार को देखा जो अज्ञात गहराई में ले जाता था, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। ऐसे शक्तिशाली कबीले का सामना करते हुए उसे एक बार फिर से तुच्छता का एहसास हुआ। जब वह पहली बार सेंट्रल प्लेन्स में आया था और फॉलिंग स्टार पवेलियन में युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं को देखा था, तो उसे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। तब से जियोयान ने अथक परिश्रम किया था और याओ लाओ के संसाधनों और समर्थन के साथ वह फॉलिंग स्टार पवेलियन में युवा पीढ़ी के अग्रणी लोगों के साथ जुड़ते हुए 2 सितारा डू पूर्वज स्तर तक पहुंचने में सफल रहा था। लेकिन अब गो कबीले के क्षेत्र में उसने कई युवा गो कबीले के सदस्यों को देखा, सभी 30 वर्ष से कम उम्र के थे, जो डू पूर्वज के उच्च स्तर तक पहुंच चुके थे और कई तो डू वेनेरेट तक भी पहुंच चुके थे। जो भी नया आत्मविश्वास उसके पास था वह जल्दी ही चकनाचूर हो गया। ऐसा लग रहा था कि जिसे दूसरे लोग अंतिम लक्ष्य मानते थे, डू वेनेरेट बनना, वह इस महान कबीले में केवल सामान्य बात थी। जुन एर भी इसी कबीले से आती है। मुझे आश्चर्य है कि वह अब तक कितनी मजबूत हो गई होगी। जियाओयान ने अपने मन में उसकी छवि को याद करते हुए सोचा। चलो चलें, आदरणीय फैंग ने जियाओयान को धक्का दिया, उसे उसकी कल्पना से बाहर निकाला। इस बार जियाओयान का गो दायरे में प्रवेश मूल कहानी से बहुत अलग था। उसे युवा गो कबीले के सदस्यों से शत्रुता या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वह कौन है। इसके तुरंत बाद जियाओयान और अन्य लोग एक विशाल शटल में सवार हुए, एक बार फिर गो कबीले की विशुद्ध शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए। गूफी, सालों पहले अलग होने के बाद मैंने पहले से कहीं ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है और अब मैं डू वेनेरेट के शिखर पर पहुंच गया हूं। लेकिन ये सोचना कि तुम पहले से ही आधे संत बन चुके हो, मुझे यकीन ही नहीं होता कि इस दुनिया में ऐसी राक्षसी प्रतिभा मौजूद है। उसी समय एक दूसरे शटल पर लाल रंग की घूंघट वाली महिला गो दायरे की गहराई में झांक रही थी। उसके इर्द गिर्द कई युवा पुरुष थे जो सभी यान कबीले से थे और प्रत्येक के माथे पर एक प्रमुख ज्वाला का निशान था। सुंदर आकृति वाली घूंघट वाली महिला कोई और नहीं बल्कि हुओजी थी, जो एक बार शादी का प्रस्ताव रखने के लिए गो कबीले में आई थी। अब उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ गई थी और उसने लाल कमल की ज्वाला को भी परिष्कृत कर लिया था, जो स्वर्गीय ज्वाला सूची में 8वें स्थान पर थी। हुओजी, तुम इतनी गौर से देख रही हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अभी भी गूफी के बारे में सोच रही हो? एक युवक ने उसकी केंद्रित निगाह को देखकर चिढ़ाते हुए कहा। यहाँ तक कि हीरो भी एक खूबसूरत महिला के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकते, और यही बात दूसरी तरफ भी लागू होती है। उद्धरण चिन्ह। हुओजी को इतना घमंड है, यान कबीले में हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। शायद इस बार हुओजी गूफी से फिर से शादी करने की भीख मांगेगी। किसी और ने कहा। हुओ जुबान, क्या तुम लोग लड़ाई के लिए बेताब हो? हुओजी ने झुंझलाहट के साथ कहा।
आखिरकार शादी का प्रस्ताव रखने के बाद एक महिला को अस्वीकार कर दिया जाना वास्तव में गर्व की बात नहीं थी। अरे अरे, ये सिर्फ एक मजाक था, गुस्सा मत हो। हुओ जुबान नामक युवक ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, उसे शांत करने की कोशिश की। अध्याय 184, एक सेवक की तरह विनम्र। कोई आश्चर्य नहीं कि वे प्राचीन कुलों के विलक्षण लोग हैं। भले ही वे सिर्फ युवा लोग हैं, मैं उनकी ताकत को नहीं पहचान सकता। देख पर आदरणीय फैंग ने आसपास के माहौल को देखा और अपनी प्रशंसा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके बगल में जियाओ यान एक मामूली सेवक की तरह खड़ा था, उसकी निगाहें घबराहट से भरी हुई थीं। आखिरकार इस जहाज पर एक यादृच्छिक ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी सैनिक भी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। जियाओ यान पर बहुत ज्यादा दबाव था। NOWELL-BE-IN.C ओम। जियाओ यान, इतना घबराओ मत, जुबान कोनगजी ने जियाओ यान की स्थिति को देखते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। हालांकि जियाओ यान की ताकत कम थी, याओ लाओ के एकमात्र शिष्य के रूप में जुबान कोनगजी ने पूरी यात्रा में उसका खास ख्याल रखा था। प्राचीन कुलों के विलक्षण लोगों से मिलना आपके लिए अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का एक अवसर है, जुबान कोनगजी ने कहा, उसका स्वर एक बुजुर्ग की सलाह से भरा हुआ था। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरिष्ठ। ये यात्रा वास्तव में मेरे लिए एक मूल्यवान सीखने का अनुभव है, जियाओ यान ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, सहमति में सिर हिलाया। वहाँ जो लोग हैं वे शी कबीले से हैं। उनके वंश के कारण उनकी शारीरिक शक्ति भयानक है, कुछ शीर्ष जादुई जानवरों के बराबर। जुबान कोनगजी के निर्देश का पालन करते हुए जियाओ यान ने देख के दूसरी तरफ देखा। वहाँ भूरे सफ़ेद त्वचा वाले लोगों का एक समूह खड़ा था। उनके माथे पर शी कबीले का विशिष्ट पत्थर का प्रतीक था। यान कबीले के लोगों के माथे पर एक ज्वाला का निशान है। और वहाँ जो लोग हैं वे याओ कबीले से होने चाहिए। जैसे ही जुबान कोनगजी ने कई युवा पुरुषों और महिलाओं के साथ पड़ोसी शटल जहाज की ओर इशारा किया, जियाओ यान स्तब्ध रह गया। यात्रा से पहले उसने याओ लाओ से सुना था कि वह मूल रूप से याओ कबीले से था, लेकिन उसके पतले वंश के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया था। अब याओ कबीले के सदस्यों को देखकर जियाओ यान को सहज रूप से गहरी नाराजगी महसूस हुई। जैसे ही जियाओ यान ने उन्हें देखा, याओ कबीले के किमियागर के वस्त्र पहने कुछ युवा लोगों ने उसकी निगाह को भांप लिया और पीछे देखा। जियाओ यान ने जल्दी से अपनी आंखें फेर लीं, ये समझते हुए कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अभी भी अपने शिक्षक का बदला नहीं ले सकता। उसे धैर्य रखने की जरूरत थी, क्योंकि उसका लक्ष्य अपने शिक्षक के पुनरुद्धार के लिए मदद मांगना था, न कि परेशानी खड़ी करना। एक साधारण चींटी भी हमारी ओर देखने की हिम्मत कैसे कर सकती है? याओ कबीले के एक सदस्य ने तिरस्कारपूर्वक मुंह फेरते हुए कहा। यात्रा के बाकी समय जियाओ यान ने अपना सिर नीचे रखा जब तक कि युद्धपोत अचानक हिलकर धीमा नहीं हो गया। दूरी पर एक हरी भरी पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। हे गू कबीले के सम्मानित अतिथि, कृपया आगे बढ़ें, जहाज से एक कर्कश आवाज में घोषणा की गई, जिस पर कई लोगों ने विनम्रता से जवाब दिया और फिर पर्वत श्रृंखला के भीतर केंद्रीय इमारतों की ओर छलांग लगा दी, जो गू कबीले का स्वागत क्षेत्र था। जियाओ यान जुबान कोनगजी और वेनेरेबल फैंग के पीछे पीछे उतरा। वह व्यक्ति परिचित लगता है। पर्वत श्रृंखला में ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के एक युवक ने पहचान का संकेत दिया। जियाओ यान, उसने वास्तव में यहाँ आने की हिम्मत की। कुछ पल याद करने के बाद युवक को आखिरकार जियाओ यान की पहचान याद आ गई, जिसे गू याओ ने सालों पहले उसे मारने के लिए भेजा था। गू ली, क्या आप कह रहे हैं कि वह बच्चा जियाओ यान है? एक और गू कबीले के युवक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, कमांडर लिंग क्वान। दुर्भाग्य से एक रहस्यमय व्यक्ति ने उसे तब बचाया था। गू ली ने गंभीरता से जवाब दिया, जियाओ यान के साथ अपने पिछले मुठभेड़ को याद करते हुए। उसमें हमारे गू दायरे में आने की हिम्मत है, वह जीने से थक गया होगा। लिंग क्वान ने अपने होंठ चाटे, क्योंकि उसके भीतर एक हत्या का इरादा उभरने लगा था। कमांडर लिंग क्वान, क्या आप जियाओ यान के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? मिस जुनर उस समय इस मामले को लेकर बहुत नाराज थीं। सौभाग्य से लॉर्ड बू याओ ने जिम्मेदारी ली, मुझे सजा से बचा लिया। लेकिन मिस जुनर भी इस बात को लेकर लॉर्ड बू याओ से नाराज हो गईं। गू ली ने अपनी चिंता व्यक्त की, ये जानते हुए कि जुनर की ताकत कितनी तेजी से बढ़ी थी, जिससे वह गू कबीले में सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक बन गई थी, जो गुफी के बाद दूसरे स्थान पर थी। उसके जैसे एक साधारण चींटी को मारना मेरे हाथ गंदे कर देगा, लिंग क्वान ने ठहाका लगाया, फिर ठंडे स्वर में कहा, वह समारोह देखने के लिए यहाँ है न? फिर चलो सुनिश्चित करें कि वह वयस्कता समारोह में पूरे महाद्वीप के विशेषज्ञों के सामने खुद को शर्मिंदा करे। जब लिंग क्वान और गू ली ने जियाओ यान को देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये भावना उसकी साधना से जुड़ी नहीं थी, बल्कि एक सहज प्रतिक्रिया थी। जियाओ यान, खोज बंद करो। वह व्यक्ति वही है जिसने जियामा साम्राज्य में तुम्हें मारने की कोशिश की थी। याओ लाओ, जो जियाओ यान की भंडारण रिंग के भीतर चुप था, अचानक बोल पड़ा।
जियाओयान ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, अपने आसपास की और नज़रों से बचते हुए यंत्रवत जुबान कोंगजी और वेनेरेबल फैंग का अनुसरण किया। जियाओयान यहाँ क्यों है? भीड़ में काले कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने भी जियाओयान को देखा। यह आदमी लिंग यंग था, जुनर का अंगरक्षक जिसने कभी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उसकी रक्षा की थी। जियाओयान की ताकत के वर्तमान स्तर और उसके डरपोक व्यवहार को देखकर लिंग यंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। युवती की भविष्य की उपलब्धियां उसके बगल में सितारों की तुलना में चांद की तरह हैं। मुझे उम्मीद है कि वह इसे समझेगा। शाम तक रात ने जमीन को ढक लिया था और ठंडी चांदनी ने पूरे पवित्र पर्वत श्रृंखला को एक सौम्य चांदी की चमक में नहला दिया था। श्रृंखला के केंद्र में भव्य हॉल के समूह चांदनी के नीचे एक प्राचीन आभा बिखेरते हुए ऊंचे खड़े थे। इनमें से अधिकांश हॉल चमकीले ढंग से रोशन थे, जो गू कबीले के खुशी के अवसर का जश्न मना रहे थे। पूरा क्षेत्र उत्सवी ढंग से सजाया गया था और उल्लासपूर्ण माहौल से भरा हुआ था। हालांकि भव्य हॉल से दूर एक दूर शांत चोटी पर दृश्य उत्सव के शोर से रहित बहुत अधिक शांत था। पिताजी, मैंने सुना है कि अन्य प्राचीन कुलों के कई लोग समारोह देखने आए हैं। क्या आप हमें उन्हें दिखाने ले जा सकते हैं? जियान यू और वू शुआंग, दो छोटे बच्चों ने गूफी से विनती की। प्रत्येक ने उसके एक पैर को पकड़ लिया। तभी उनके सामने की जगह हिल गई और जियान प्रकट हुआ, दोनों हाथों में एक एक स्पिरिट फल पकड़े हुए। दोनों ने उनमें से एक एक टुकड़ा खाया हुआ था। अध्याय 185। भाई जियाओयान, ये वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। चाची, हमें खेलने के लिए बाहर ले चलो। जैसे ही जियान दिखाई दिया, जियान यू ने तुरंत गूफी का पैर छोड़ दिया और उसकी तरफ भागी। उसकी बड़ी चमकदार काली आंखें जियान की ओर उम्मीद से देख रही थीं। तुम कहाँ जाकर खेलना चाहती हो? जियान ने जिस स्नेहपूर्ण तरीके से जियाओ यू को संबोधित किया, उस पर जियान गर्मजोशी से मुस्कुराई और छोटी लड़की को एक ताज़ा तोड़ा हुआ स्पिरिट फल दिया। आज कबीले में कई मेहमान आए हैं। ये बहुत जीवंत है और अन्य प्राचीन कबीलों के लोग भी यहाँ हैं। जियान यू ने फल का एक टुकड़ा लेते हुए समझाया। ठीक है चाची, जियान तुम्हें वहाँ ले जाएंगी। जियान ने सहमति जताई। बहन, चाची जियान, मेरा इंतज़ार करो, मैं भी जाना चाहता हूँ। वू शुआंग, जो गूफी के दूसरे पैर को पकड़े हुए था, ने जल्दी से उसे छोड़ दिया और उनके पास भाग गया। हालांकि वू शुआंग 6 साल से कम उम्र का था, लेकिन वह सामान्य से बहुत दूर था। अपने भीतर स्वर्ग निगलने वाले अजगर की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के बाद वह अब 3 सितारा डू पूर्वज की ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए वह तुरंत जियान के पीछे हवा में चलता हुआ चला गया। ये छोटे बदमाश। गूफी ने एक नर्म मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने बच्चों को उत्सुकता से जियान का पीछा करते देखा। पति, चूंकि बच्चे इतने उत्साहित हैं, तो क्या हम भी जाकर उन्हें देखें? 2 आश्चर्यजनक आकृतियां कैलिन और जियाओयिजियान गूफी के बगल में दिखाई दीं। जरूर, गूफी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। खेती करने की तुलना में वह अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना अधिक पसंद करता था। हालांकि वह जानता था कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकता। मैं भी देखने जाऊंगा। किंगलिन पास आए। उसके पीछे शेर राजा खड़ा था, जिसने मानव रूप धारण कर लिया था। गोपनीयता की आवश्यकता को समझते हुए किंगलिन ने गूफी, कैलिन और जियाओयिजियान की तिकड़ी को परेशान नहीं किया। इसके बजाय उसने शेर राजा के साथ जाने का फैसला किया। जल्दी से जियान और बच्चों के साथ मिल गई। सभी के चले जाने के बाद एकांत पर्वत शिखर पर केवल आदरणीय तियान हुआ ही रह गए। इस बीच एक और हरे रंग की चोटी पर एक सुंदर आकृति धीरे धीरे उतरी। चांदनी ने उसके सुंदर चेहरे को नहलाया, जिससे वह विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। ये खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि जुनेर थी। लिंगयंग से समाचार प्राप्त करने के बाद जुनेर को पता चला कि जियाओयान गू दायरे में आ गया है। सहज रूप से उसने मान लिया कि जियाओयान विशेष रूप से उसे खोजने आया है। शुरू में उसने लिंगयंग से जियाओयान को सीधे अपने पहाड़ पर लाने के लिए कहने पर विचार किया। हालांकि उसने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया, ये जानते हुए कि अगर वे अकेले साथ होंगे तो इससे अनावश्यक गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। मुझे खुद वहां जाना चाहिए, जुनेर ने धीरे से आह भरी और फिर पहाड़ से जाने लगी। बहन, मेरा इंतजार करो। उत्सवपूर्वक सजाए गए महल परिसर के बीच में वू शुआंग और जियान यू भीड़ के बीच से भागे, एक साथ खुशी से खेलते हुए। आसपास का क्षेत्र विभिन्न बाहरी कुलों के मेहमानों से भरा हुआ था, जिनमें से कोई भी 2 छोटे बच्चों को नहीं पहचानता था। क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? वह छोटा बच्चा डू पूर्वज है। इतनी कम उम्र में डू पूर्वज, यह अविश्वसनीय है। जैसे ही वो शुआंग वहां से गुजरा, चौंक गई आंखें अविश्वास से भरी हुई उसका पीछा करती रहीं। सेंट्रल प्लेन्स की कुछ पुरानी पीढ़ी के लोग यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए कि उनकी साधना के वर्ष व्यर्थ गए। गुरुजी, इस छोटे बच्चे की साधना मेरी साधना से अधिक है। फैंग जियान के साथ चल रहा जियाओयान वू शुआंग को देखकर लगभग अवाक रह गया।
क्या ये हो सकता है कि गू कबीले के सभी बच्चे इतने शक्तिशाली हों? फैंग जियान भी उतना ही हैरान था। यह असंभव है, मजबूत वंश के साथ भी कोई भी इतना शक्तिशाली पैदा नहीं होता। अधिक से अधिक उनके पास उच्च प्रतिभा और तेज साधना गति होगी। याओ लाओ ने इस विचार को खारिज कर दिया, लेकिन खुद पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। यहाँ तक कि वह वो शुआंग की अपार शक्ति के पीछे के कारण को भी नहीं समझ पाया। ये गू कबीला वास्तव में राक्षसों से भरा हुआ है। आदरणीय फैंग, मुझे लगता है कि मैं इधर उधर भटकना बंद कर दूंगा और आराम करूंगा, जियोयान ने बेहद तुच्छ महसूस करते हुए कहा। अगर वह खोजबीन जारी रखता तो उसे डर था कि इससे उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। जैसे ही जियोयान अपने क्वार्टर में लौटने वाला था, उसकी नज़र में एक खूबसूरत आकृति दिखाई दी। ज़ुनेर। भाई जियोयान, बहुत दिनों से नहीं मिले। ज़ुनेर ने मुस्कुराते हुए शांति से उसका अभिवादन किया। आदरणीय फैंग हैरान रह गए, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि गो दायरे में जियोयान के परिचित होंगे। इसके अलावा ये परिचित एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि ज़ुनेर अपनी कम उम्र के बावजूद 8 सितारा डू वेनेरेट के साधना स्तर तक पहुंच गई थी, जो उसके अपने 4 सितारा डू वेनेरेट स्तर से कहीं आगे थी। वह इन प्राचीन कुलों के भीतर की विशुद्ध प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ज़ुनेर, बहुत समय हो गया है। तुम कैसे हो? जियोयान ने उत्साह से पूछा। जन का जियोयान के दिल में एक विशेष स्थान था। उसने उसे एक स्वर्गीय ज्वाला दी थी, उसे उन्नत तकनीकें सिखाई थीं, और जब याओ लाओ गहरी नींद में सो गया था, तब भी यह जन ही थी जिसने अपने स्वामी को जगाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां खोजने के लिए बहुत प्रयास किए थे। TLN, रुको, क्या उसने वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला दे दी थी? और कबीले में किसी ने भी इसके बारे में शिकायत नहीं की। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक बीज ज्वाला थी। मैं अच्छा कर रही हूँ, जन ने एक सरल सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी प्रतिक्रिया जियोयान की अपेक्षा से कहीं अधिक शांत थी। सियोयान आश्चर्यचकित था। उसने उम्मीद की थी कि जन उत्सुकता से उन सभी चीज़ों के बारे में पूछेगी जो उसके साथ वर्षों से हुई थीं। उनकी बातचीत ने आसपास के लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। भले ही कोई जन की प्रभावशाली साधना को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन उसकी सुंदरता ही अनगिनत नज़रों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। लोग उत्सुक थे, जन जैसी तेजस्वी महिला कैसे जान सकती थी जियाओयान जैसा कोई जो इतना असामान्य दिखाई देता है? क्या वह गू कबीले का ज़ुनेर नहीं है? क्या वह आदमी जियाओयान हो सकता है जिसने गू फेई और ज़ुनेर के बीच ब्रेकअप का कारण बना? मैंने सुना है कि ज़ुनेर की शादी के बाद उसने इस आदमी का खास ख्याल रखा जिसे गू फेई बर्दाश्त नहीं कर सका। उनका तथाकथित अलगाव वास्तव में गू फेई द्वारा उसे एक तरफा तलाक देना था। अब वे जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हो सकती हैं। लेकिन गंभीरता से उसकी पसंद संदिग्ध है। उसके जैसा आदमी गू फेई के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। इन फुसफुसाती हुई बातचीत को सुनकर ज़ुनेर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि भले ही वह निजी तौर पर जियाओयान से मिलने से बचती रही, फिर भी यह गपशप का कारण बना। वह अपने भाई जियाओयान से बस कुछ ही बातें कर रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज़ुनेर का तलाक हो गया? तो ज़ुनेर पहले से ही शादीशुदा थी। जियाओयान चौंक गया। उसे अब जाकर ज़ुनेर के अतीत के बारे में पता चला। उसने पहले कभी भी उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा था। आश्चर्य के अलावा जियाओयान को क्रोध की लहर महसूस हुई। इन तथाकथित प्राचीन प्रतिभाओं का खुला मजाक उसके लिए पूरी तरह से अपमानजनक था। भाई जियाओयान, ये वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए, ज़ुनेर ने धीरे से कहा। अध्याय 186, रहस्यमयी लड़की लिंगशी। गूफी का संदेह। यहाँ रहने के दौरान इधर उधर मत भटकना, बस यहीं रहना, और जब समय आए तो मुख्य समूह के साथ चले जाना, ज़ुनेर ने शांति से सलाह दी। हालांकि उसके शब्दों ने जियाओयान की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की, लेकिन उन्होंने अनजाने में उसके दिल में हीनता की भावना को गहरा कर दिया, जिससे उसे लगा कि ज़ुनेर भी उसे नीची नज़र से देखती है। जियाओयान ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसे आक्रोश और आत्मघृणा का एहसास हुआ। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। क्या गू कबीले जैसे शक्तिशाली कबीले को गू दायरे में अपने मेहमानों के साथ दुर्व्यवहार करने की ज़रूरत है? जियाओयान ने एक पल के बाद जिद्दी ढंग से जवाब दिया। हाँ, मेरा गू कबीला कभी भी तुम जैसे किसी को आमंत्रित नहीं करेगा। तुम जैसे निम्न स्तरीय डू पूर्वज कैसे अंदर आ गए? जियाओयान के बोलते ही गू कबीले के एक युवक ने मजाक उड़ाया। जियाओयान हमारे पिलटॉवर प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में यहाँ है। वह चुपके से अंदर नहीं आया। जुवान कोंगजी ने जियाओयान का बचाव करते हुए भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ठीक है, आपके पिलटॉवर का स्वाद निश्चित रूप से खराब है। युवक ने मजाक करना जारी रखा, यहाँ तक कि जुवान कोंगजी के प्रति भी कोई सम्मान नहीं दिखाया, जो सेंट्रल प्लेन्स में बहुत सम्मानित थे। चिंता मत करो, मैं गू दायरे में परेशानी पैदा नहीं करूंगा। जैसे ही मेरा कुछ काम खत्म होगा, मैं चला जाऊंगा, जियाओयान ने आह भरी।
वह समझ गया कि बिना ताकत के जिद बेकार है और वह जुबान कोनगजी और दूसरों को अनावश्यक संघर्ष में नहीं घसीटना चाहता था। वुशुआंग, मैं यहाँ हूँ। हे बहन, मेरा इंतज़ार करो, मैंने तुम्हें लगभग पकड़ ही लिया था। गु कबीले के अतिथि क्षेत्र में वुशुआंग और जियान भीड़ के बीच से एक दूसरे का खुशी खुशी पीछा कर रहे थे। अचानक अपने पीछे वुशुआंग से बात करने में व्यस्त जियान अपने सामने वाले व्यक्ति को देख पाने में विफल रही और उनसे टकरा गई। उसका छोटा सिर एक नर्म शरीर से टकराया जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। क्या तुम ठीक हो, छोटी बहन? उसके सामने खड़ी सुंदर आकृति ने तुरंत हाथ बढ़ाया और गिरने से पहले जियान को पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद सुंदर बहन। जियान ने अपना संतुलन वापस पाने के बाद तुरंत आभार व्यक्त किया। जिस व्यक्ति ने उसे पकड़ा था वह एक छोटी लड़की थी जो जियान से सिर्फ कुछ साल बड़ी थी। वह लगभग 12 या 13 साल की लग रही थी। उसने एक सफ़ेद लंबी पोशाक पहनी हुई थी जिस पर सुंदर फूलों और पक्षियों के डिज़ाइन थे जो एक शानदार हवा दे रही थी। लड़की के पास एक अनोखी खुशबू भी थी जो उसके आसपास के लोगों को सुकून दे रही थी। बहन, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, ये बहुत ताज़ा है, जियान ने मासूमियत से टिप्पणी की, फिर लड़की के करीब झुकी और कुछ और सूंघी। जियान के स्पष्ट शब्दों को सुनकर लड़की के नाजुक चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। वह धीरे से जियान के प्यारे गालों को चुटकी लेने से खुद को रोक नहीं पाए। वास्तव में लड़की ने कोई इत्र नहीं लगाया था। वह 8 प्राचीन कुलों में से एक लिंग कबीले से संबंधित थी। इस कबीले के सदस्य स्वाभाविक रूप से जन्म से ही इस अनूठी खुशबू को छोड़ते हैं। बहन, क्या तुम ठीक हो? वुशुआंग घटनास्थल पर पहुंचे। मैं ठीक हूँ, इस सुंदर बहन का शुक्रिया, मैं नहीं गिरा, जियान ने आश्वस्त किया। बहन, तुम्हारा नाम क्या है? जियान ने उत्सुकता से पूछा। लिंगशी, लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसकी आवाज़ एक गीतकार की तरह स्पष्ट और मधुर थी। उसी समय लड़की के पीछे से 4 आकृतियां आईं। वे अलग अलग उम्र के पुरुष और महिलाएं थीं। सभी लिंगशी के समान ही सुंदर आभा लिए हुए थे जो दर्शाता है कि वे भी लिंग कबीले से थे। TLN, लिंग कबीले का हर सदस्य ओक है क्योंकि उन्हें हुन कबीले द्वारा ऑफ स्क्रीन मिटा दिया गया था। क्या हुआ? एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी जिसकी आवाज़ कोमल और सुखदायक थी। उसने पास आते हुए पूछा। यह महिला स्पष्ट रूप से शक्तिशाली थी जो अर्ध संत स्तर की प्रतीत होती थी। माँ, ये छोटी बहन गलती से मुझसे टकरा गई, लेकिन वह ठीक है, लिंगशी ने मुस्कुराते हुए समझाया। तो यही हुआ, हम एक डू पूर्वज। महिला का ध्यान वुशुआंग की ओर चला गया। उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसके पीछे खड़े 3 लोग भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। इतनी कम उम्र के बच्चे के पास डू पूर्वज की शक्ति होना अविश्वसनीय था। छोटे बच्चों, तुम गु कबीले से हो, है न? महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हम हमेशा से यहीं रहते आए हैं। जियान और वुशुआंग ने एक स्वर में सिर हिलाया। हालांकि उनकी माताओं ने उन्हें अजनबियों से ज़्यादा बात न करने की शिक्षा दी थी, लेकिन उन्हें लिंग कबीले के सदस्यों की ओर से कोई बुरी नीयत महसूस नहीं हुई। मैंने सुना है कि गु कबीले के प्रतिभाशाली गुफी के बेटे का जन्म डू पूर्वज के रूप में हुआ था। ये छोटा बच्चा जरूर वह युवा गुरु होगा। महिला के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी अनुमान लगा रहा था। कितनी ईर्ष्या हो रही है, काश हमारे लिंग कबीले में भी ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते, समूह ने प्रशंसा में आह भरी। सुंदर बहन, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? जियान ने आमंत्रित किया, लिंगशी के साथ उनकी कम उम्र और पिछली घटना के कारण तुरंत जुड़ाव महसूस करते हुए। लिंगशी ने सहज रूप से अपने बगल में बैठी अधेड़ उम्र की महिला को देखा। आगे बढ़ो, महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसके मन में गु कबीले के भावी नेता से दोस्ती करना एक लाभदायक कदम की तरह लग रहा था। धन्यवाद माँ। लिंगशी का व्यवहार शांत हो गया, उसका हंसमुख स्वभाव हावी हो गया। जब लिंगशी, जियान और वुशुआंग चले गए तो दूर से एक बैंगनी रंग की आकृति दिखाई दी जो बच्चों के पीछे धीरे धीरे चलने से पहले लिंग कबीले के सदस्यों पर एक नज़र डालती है। उस महिला ने अभी अभी मुझे बहुत दबाव महसूस कराया है। लिंग कबीले की महिला ने गंभीर भाव से टिप्पणी की क्योंकि वह जियान की पीछे हटी हुई आकृति को देख रही थी। गु कबीले को प्राचीन कुलों में सबसे मजबूत माना जाता है, एक कारण NOWELL-BEAK-JAN.COM। पिता और माता वहाँ हैं। जल्द ही वुशुआंग ने भीड़ में गोफी, कैलिन और शियाओई जियान को देखा और खुशी खुशी उनके पास गया। वुशुआंग, आज रात बहुत चहल पहल है न? गोफी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वुशुआंग को उठाया। फिर उसने देखा कि जियान और छोटी लड़की लिंगशी आ रही हैं। लिंग कबीले के लोग। गोफी ने तुरंत लिंगशी की उत्पत्ति को पहचान लिया, सहज रूप से भान सिकोड़ते हुए। मूल कहानी में गु कबीले के वयस्क होने के समारोह के दौरान लिंग कबीले ने भाग नहीं लिया क्योंकि उनका स्थान अचानक बंद हो गया था। बाद में पता चला कि ऐसा हुन कबीले के हमले के कारण हुआ था।
लेकिन अब लिंग कबीले की शांतिपूर्ण उपस्थिति और गो क्षेत्र की उनकी यात्रा के साथ, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हुन कबीले की योजनाएं अभी तक सामने नहीं आई थीं? अध्याय 187, युवा गुरु, कृपया मेरे गुरु को बचाएं। क्या ये हो सकता है कि कुछ साल पहले, जब मैंने जियान को लिया और आत्माओं के हॉल को नष्ट कर दिया और आत्माओं के सार को जब्त कर लिया, तो मैंने हुन कबीले की लिंग कबीले को नष्ट करने की योजना में देरी की? इस समय गूफी गहरी सोच में थी। ऐसा लग रहा था कि केवल यही कारण लिंग कबीले की उपस्थिति के साथ वर्तमान स्थिति को समझा सकता है। पिताजी, क्या गड़बड़ है? माँ ने कहा कि भौहें सिकुड़ना अच्छा नहीं लगता। वुशुआंग ने गूफी के चेहरे पर अजीब भाव देखा और उलझन में पूछा, जबकि गूफी के माथे पर रेखाओं को चिकना करने के लिए अपने छोटे सफ़ेद हाथ को आगे बढ़ाया। गूफी के अलावा कैलिन और जियोयीजियान ने भी उसके भाव में बदलाव देखा। पति क्या सोच रहा है? दोनों के दिलों में जिज्ञासा की भावना पैदा हुई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या पति उस लड़की लिंगशी की वजह से नाराज है जो जियान यू के साथ थी? अगले ही पल कैलिन और जियाओयीजियान दोनों ने अपनी नज़रें लड़की लिंगशी पर केंद्रित कर लीं। उन तीनों का ध्यान पाकर लिंगशी थोड़ी घबरा गई। आप यंग मास्टर गूफी होंगे। मैंने जानबूझकर जियान यू से संपर्क नहीं किया। जियान यू, छोटी बहन, मैं अब चलती हूँ। वुशुआंग और जियान यू के गूफी को संबोधित करने के माध्यम से लिंगशी ने उसकी पहचान का अनुमान लगाया। इस समय वह चीज़ों के बारे में बहुत सोच रही थी। उसने सोचा कि गूफी की वर्तमान प्रतिक्रिया इसलिए थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसके साथ घूमे। इस प्रकार गूफी को गंभीरता से समझाने के बाद लिंगशी ने जाने की योजना बनाई। पिताजी, गलती से बहन लिंगशी से टकरा जाना मेरी गलती थी। वह वास्तव में अच्छी है। वह मेरी दोस्त है। बहन लिंगशी, अभी मत जाओ। जियान यू ने लिंगशी का हाथ पकड़ा और गूफी और जियोयीजियान को समझाया। अच्छा रहो जियान यू, मैं अभी कुछ और सोच रहा था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों खेलना जारी रख सकते हो। जियान यू की बातें सुनकर गूफी मुस्कुराया और फिर वुशुआंग को नीचे रख दिया। भावना पहचान प्रणाली के साथ दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो गूफी से बेहतर लोगों के दिलों को समझ सके। अभी भावनात्मक संकेतों के आधार पर गूफी स्वाभाविक रूप से इस लड़की लिंगशी के स्वभाव को जानती थी। वह किसी भी गुप्त इरादे को नहीं पाल रही थी। इसके विपरीत उसके विचार विशेष रूप से मासूम थे। तो हम खेलना जारी रखेंगे। ये सुनकर जियान यू बहुत खुश हुई और लिंगशी को अब पहले वाली घबराहट महसूस नहीं हुई। जैसे जैसे छोटे बच्चे धीरे धीरे चले गए, गूफी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह गायब हो गई और उसका माथा एक बार फिर सिकुड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि कोई दुर्भावनापूर्ण नज़र उन्हें देख रहा है। अचानक अपना सिर घुमाते हुए गूफी ने भीड़ में काले वस्त्र पहने 3 आकृतियों को देखा जो उनकी दिशा में घूर रही थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था, उनके पहनावे और उनके द्वारा उत्सर्जित आभा से ये स्पष्ट था कि वे हुन कबीले के सदस्य थे। हुन कबीला हमेशा से गूफी के दिमाग में एक बड़ा खतरा रहा था। अगर वह चाहता था कि उसका परिवार भविष्य में एक लापरवाह जीवन जिए, तो उसे इस कबीले से निपटना होगा। जब उन 3 काले वस्त्र पहने आकृतियों को गूफी की नज़र ने पकड़ा तो उनके दिल की धड़कन रुक गई और उन्होंने सहज रूप से अपने सिर नीचे कर लिए, उसकी आंखों से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं की। ये तीनों हुन कबीले की युवा पीढ़ी के कुलीन सदस्य थे, जिनकी साधना का स्तर 8 सितारा डू वेनेरेट से ऊपर था, जिन्हें स्वर्गीय मकबरे के परीक्षण में भाग लेने के लिए भेजा गया था। हालांकि गूफी की नज़र में ये तीनों महज जोकर थे, जिनका जिक्र करने लायक कुछ नहीं था। एक संक्षिप्त नज़र डालने के बाद गूफी ने अपनी नज़रें हटा लीं और कैलिन और जियाओयीजियान को छोटे बच्चों का पीछा करने के लिए ले गया। वह आदमी भयानक है। उसकी एक नज़र ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं नरक के दरवाजे से गुजरा हूँ। गूफी वास्तव में गो कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि के हकदार हैं। ऐसा व्यक्ति शायद केवल युवा कबीले का नेता ही उनके बराबर हो सकता है। गूफी के चले जाने के बाद हुन कबीले के तीनों लोगों ने राहत की सांस ली। उस पल में उनकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था। ... भाई जियाओयान, तुमने कहा था कि तुम कुछ मामलों का ध्यान रखने के बाद चले जाओगे। वास्तव में ये कौन से मामले हैं जिनके लिए तुम्हें हमारे गो कबीले में आना पड़ा? जुनेर ने जियाओयान की बातें सुनने के बाद उसकी आंखों में जिज्ञासा के भाव के साथ देखा। NOWELL-BE-IN.C उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जियाओयान को पता चला है कि वह प्राचीन जियाओ कबीले का वंशज है। मैं यहाँ आया हूँ। जुनेर का सवाल सुनकर जियाओयान हिचकिचाया। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। क्या ये हो सकता है कि भाई जियाओयान इस बार स्वर्गीय कब्र में एक स्थान के लिए लड़ने के लिए यहाँ आया है? जियाओयान की झिझक भरी अभिव्यक्ति को देखकर जुनेर ने अपने दिल में अनुमान लगाया। इस बार प्राचीन कुलों के कई लोग सिर्फ समारोह के लिए ही नहीं आए थे। ये स्वर्गीय मकबरे के उद्घाटन से भी संबंधित था। स्वर्गीय मकबरा एक भूतपूर्व डू भगवान द्वारा बनाया गया एक विशेष स्थान था।
ये स्थान मृतक के आराम करने के लिए एक स्थान था, जिससे लोगों को मृत्यु के बाद दूसरे रूप में बने रहने की अनुमति मिलती थी। इसके अलावा इस स्थान में समय बाहरी दुनिया से अलग तरीके से बहता था, कई गुना तेज गति से। इतने समय के अंतर के साथ अंदर प्रशिक्षण से आधे प्रयास में दोगुने परिणाम मिलेंगे। स्वर्गीय मकबरा हर 20 साल में एक बार खुलता है, जिसमें 8 प्राचीन कुलों में से प्रत्येक के पास प्रवेश करने के लिए 2 स्लॉट होते हैं। हालांकि 1000 साल पहले प्राचीन जियाओ कबीले के पूर्ण पतन के बाद से उनके 2 स्लॉट हमेशा गू कबीले द्वारा कब्जा किए गए थे। आजकल गू कबीले इसके आदी हो गए थे, और अगर जियाओ यान वास्तव में एक स्लॉट के लिए आया था तो उसके लिए सफल होना बहुत मुश्किल होगा। भाई गूफी आ रहे हैं। इस समय भीड़ में थोड़ी हलचल हुई, जो जल्दी से अलग होकर एक रास्ता बन गई। भाई गूफी, शोर सुनकर जुनैर ने ऊपर देखा और गूफी को धीरे धीरे चलता हुआ देखा। उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि गूफी भौहें सिकोड़ रहा था। क्या भाई गूफी नाराज है? मुझे इस बार भाई जियाओ यान को खोजने के लिए बाहर नहीं आना चाहिए था। जुनैर को एहसास हुआ कि वह अभी जियाओ यान से बात कर रही थी, और पिछली घटनाओं को याद करते हुए वह पछतावे की भावना से खुद को रोक नहीं पाए। उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसे आज रात जियाओ यान से बात करने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। वास्तव में वह नहीं जानती थी कि गूफी ने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। अभी गूफी के भौहें सिकोड़ने का कारण यह था कि वह अभी भी हुन कबीले की देरी वाली योजनाओं पर विचार कर रहा था। ये वही है। जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और बहुप्रशंसित गूफेई को देखा। 2 तेजस्वी सुंदरियों से घिरा हुआ और भीड़ का निरंतर ध्यान आकर्षित करने वाला गूफेई निस्संदेह दीप्तिमान था। शिक्षक ने कहा कि केवल यह व्यक्ति, जो कई स्वर्गीय लपटों के साथ विलीन हो गया है, उसे पुनर्जीवित कर सकता है। अगर मैं यह मौका चूक गया तो उसे फिर से देखना आसान नहीं होगा। जियाओ यान गू क्षेत्र की अपनी यात्रा के वास्तविक उद्देश्य को नहीं भूला था। इस समय उसके दिमाग के सभी अन्य विचार पीछे धकेल दिए गए थे। उसने अपना साहस जुटाया और धीरे धीरे गूफेई की ओर चल पड़ा। भाई जियाओ यान, तुम क्या कर रहे हो? जियाओ यान को अपना मन बनाते और गूफेई की ओर चलते देखकर जुनैर ने सोचा कि वह कुछ मूर्खतापूर्ण करने वाला है। क्या तुम अपनी ताकत को नहीं समझते? तुम खुद को अधिक आंकने पर क्यों जोर देते हो? अगले ही पल जुनैर उसके पीछे पीछे चली गई, उसे रोकने की कोशिश करते हुए। युवा मास्टर गूफी, कृपया मेरे शिक्षक को बचाओ। अध्याय 188। क्या आपको नहीं लगता कि कमजोर लोगों के पास अधिकार है? जियाओ यान गूफेई के पास गया और उसके अचानक शब्दों ने उसके आसपास के लोगों को हैरान कर दिया। इस आदमी में अभी भी भाई गूफेई से मदद मांगने की हिम्मत है। वह वाकई निडर है। उस समय भाई गूफेई मिस जुनर से अलग हो गए थे, क्योंकि वह इस आदमी की बहुत परवाह करती थी। जियाओ यान किसे बचाना चाहता है? क्या यह उसका रहस्यमयी मालिक हो सकता है? जुनर भी इस समय उलझन में था। उसके मालिक की स्थिति में गूफेई की मदद की क्या जरूरत थी? क्या कोई और मदद नहीं कर सकता था? किसी को बचाओ। गूफेई, जो हुन कबीले के मामलों पर विचार कर रहा था, अपनी जगह पर रुक गया और जियाओ यान की ओर देखा। गूफेई जियाओ यान की गू कबीले के इलाके में मौजूदगी से थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह मामला उसे चिंतित नहीं करता था। पति, क्या तुम उसे जानते हो? जियो यी जियान ने पूछा। हम पहले भी मिल चुके हैं। मिस्टी क्लाउड सेक्ट की उस यात्रा के दौरान वह किनारे से देख रहा था, उसके साथ एक बची हुई आत्मा थी। गूफी ने जियो यी जियान की ओर मुड़ते हुए जवाब दिया। युवा मास्टर गूफी, मैं इस बार विशेष रूप से आपकी मदद मांगने के लिए गू कबीले में आया हूँ। मैं आपसे अपने गुरु को बचाने की विनती करता हूँ। जियो यान, अनदेखा महसूस करते हुए, जल्दी से अपने अनुरोध को फिर से दोहराया। उसका लहजा ईमानदार था। क्या आप किसी से मदद मांगते हैं? गूफी ने फिर से जियो यान की ओर देखा और शांति से बोला। ये सुनकर जियो यान की आंखों में संघर्ष के निशान दिखाई दिए। उसने सोचा कि गूफी अतीत में उसके और जुनर के बीच जो कुछ हुआ था, उसके कारण चीजों को मुश्किल बना रहा है, अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है। अपने गुरु याओ लाओ की खातिर जियो यान कुछ चीजों का त्याग करने को तैयार था, यहाँ तक कि एक पुरुष के रूप में अपनी गरिमा भी। अगले ही पल जियाओ यान ने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा, गूफी के सामने घुटने टेकने के संकेत देते हुए। भाई जियाओ यान, तुम क्या कर रहे हो? जुनर ने जल्दी से जियाओ यान की बांह पकड़ ली। भले ही तुम्हें मदद की जरूरत हो, लेकिन घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। युवा मास्टर गूफी, काफी समय हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर से यहाँ आ पाओगे, जुवान कोंग जी ने कहा, जो आदरणीय फैन के साथ साथ आगे बढ़ा। गूफी के पुराने परिचित होने के कारण जुवान कोंग जी का लहजा काफी शांत था। राष्ट्रपति जुवान कोंग जी। गूफी ने परिचित चेहरे पर विनम्रता से सिर हिलाया और फिर मुस्कुराया। जिस बारे में बात करते हुए, मुझे राष्ट्रपति जुवान कोंग जी को उस समय आपके द्वारा उपहार में दी गई स्वर्गीय ज्वाला के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अब जब तुम गू कबीले में मेहमान हो, तो मुझे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
अंदर ही अंदर जुवान कोंगजी ने सोचा, वह स्वर्गीय ज्वाला स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी थी जिसे तुमने जब्त कर लिया था, लेकिन तुम अभी भी इसे एक उपहार कहने पर जोर देते हो। इसके बावजूद उसने एक चापलूसी भरी मुस्कान बनाए रखी। स्वर्गीय ज्वालाएं दुनिया के दुर्लभ खजाने हैं, और जो इसके योग्य हैं वे इसके हकदार हैं। ये तथ्य कि युवा मास्टर गूफी 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में कर सकता है, ये दर्शाता है कि यह तुम्हारे लिए नियत था। जुबान कोंग जेड के हस्तक्षेप के साथ जियाओयान ने खुद को एक बार फिर गूफी द्वारा अनदेखा पाया। युवा मास्टर गूफी, मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम मेरे गुरु को बचाने के लिए सहमत हो जाओ? जियाओयान फिर से अनदेखा किए जाने के बाद चिंतित महसूस कर रहा था, अपनी आवाज़ में नाराज़गी के संकेत के साथ बोलने से खुद को रोक नहीं सका। उसके रवैये से पता चलता है कि गूफी जानबूझकर उसके लिए चीज़ें मुश्किल बना रहा था। तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? जियाओयान की बात सुनकर गूफी ने नाराज़गी से भौहें सिकुड़नी शब्द। हे, थोड़ी देर की हंसी के बाद गूफी ने जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि हमारे बीच अच्छे संबंध हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने पूछा है, मैं मदद करने के लिए बाध्य हूँ। गूफी के शब्दों ने जियाओयान को वहीं खड़ा छोड़ दिया। उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी। रिश्ते के मामले में जियाओयान और गूफी करीब नहीं थे, और यह उनकी पहली औपचारिक मुलाकात थी। उचित रूप से गूफी को उसकी मदद करने की कोई बाध्यता नहीं थी। NOWELL-BE-IN.C मैंने पहले ही तुमसे कहा था, गूफी ने जारी रखा, अगर तुम मदद मांग रहे हो तो तुम्हें सही रवैया दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को तुम बचाना चाहते हो वह यहाँ है, लेकिन वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना भी नहीं चाहता है। तुम्हारी ईमानदारी कहाँ है? गूफी ने जो भी शब्द बोले वे तर्कसंगत थे, बिना किसी कृपालुता के। यह जियाओयान वास्तव में नहीं जानता कि लोगों के साथ कैसे पेश आना है। वह इतनी सरल अवधारणा को कैसे नहीं समझ सकता था। जब हम किसी कीमियागर से मदद मांगते हैं तो हमें एक अच्छा उपहार लाना पड़ता है, सामग्री खुद तैयार करनी पड़ती है, और यहाँ तक कि सामग्री का दूसरा सेट भी लाना पड़ता है। बिना किसी परिस्थिति को समझाए या उपहार दिए मदद मांगना, लेकिन फिर भी दूसरे व्यक्ति से सहमत होने की उम्मीद करना, मैंने पहली बार किसी को इतना बेतुका देखा है। सभी दर्शकों ने गूफी का पक्ष लिया, न केवल उसकी स्थिति के कारण बल्कि इसलिए भी कि वह सही था। यहाँ ये कमज़ोर के सही होने के बारे में नहीं था। मैंने फिर से भाई गूफी को लगभग गलत समझा। जुनर ने यह भी महसूस किया कि गूफी जियाओयान के लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बना रहा था, बस उसकी मदद के लिए उचित प्रतिफल मांग रहा था। युवा मास्टर गूफी, कृपया हमारी अशिष्टता के लिए हमें माफ़ करें। जब जियाओयान शर्मिंदगी में वहां खड़ा था, याओलाओ की आत्मा जियाओयान की भंडारण अंगूठी से निकली। उसके अलौकिक बुजुर्ग व्यक्ति की आकृति ने आसपास के लोगों को आश्चर्य से चौंका दिया। क्या यह उस समय के प्रसिद्ध आदरणीय याओ नहीं है? मैंने सुना है कि वह सालों पहले मर गया था। कौन सोच सकता था कि उसकी आत्मा अभी भी बची हुई है? याओ लाओ ने अपने आसपास की बड़बड़ाहट को अनदेखा करते हुए गूफी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। युवा मास्टर गूफी, ऐसा नहीं है कि मैं खुद को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन एक आत्मा के रूप में मेरी वर्तमान स्थिति में मेरे लिए सार्वजनिक रूप से प्रकट होना असुविधाजनक है। मैं यहाँ युवा मास्टर गूफी से अपने शरीर को फिर से बनाने में मदद मांगने आया हूँ। याओ लाओ ने अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए बिना समय बर्बाद किए कहा। आदरणीय याओ को कभी सेंट्रल प्लेन्स में सबसे अच्छे कीमियागर के रूप में जाना जाता था। अब जब वह व्यक्तिगत रूप से मदद मांग रहा है तो युवा मास्टर गूफी को उसे यह एहसान देना चाहिए। हाँ, अगर आदरणीय याओ को पुनर्जीवित किया जा सकता है तो एहसान निश्चित रूप से भविष्य में कई उच्च स्तरीय गोलियों की ओर ले जाएगा। गू कबीला मना नहीं करेगा। हाँ, ऐसे किसी व्यक्ति को महान कीमियागर कहना। सेंट्रल प्लेन्स के कीमियागर मजाक ही होंगे। जब सेंट्रल प्लेन्स के कुछ विशेषज्ञों ने याओ लाओ की प्रशंसा की तो दो मजाकिया आवाज़ों ने अचानक चुप्पी तोड़ी, जिससे जियाओयान की आंखें गुस्से से भर गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु का अपमान करने की? जियाओयान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उन दोनों को घूरते हुए जिन्होंने बात की थी। याओ लाओ भी गुस्से में दिख रहा था, उसकी ठंडी निगाहें उन दोनों पर टिकी हुई थीं। जो लोग बात कर रहे थे वे कीमियागर की पोशाक पहने दो युवक थे जो स्पष्ट रूप से याओ कबीले से थे। वे जानते थे कि याओ चेन उनके कबीले का एक पूर्व सदस्य था जिसे निष्कासित कर दिया गया था। भाई जियाओयान, आवेगी मत बनो, तुम अभी भी उनके बराबर नहीं हो। जुन एर ने जियाओयान से जल्दी से शांत रहने का आग्रह किया। याओ कबीले के दोनों युवक कम से कम 7 स्टार डू पूर्वज स्तर के थे। अगर जियाओयान ने जल्दबाजी में काम किया तो उसे निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। एक गुरु की बर्बादी, एक शिष्य की शिक्षा की बर्बादी, क्या मजाक है? जियाओयान और याओ लाओ की उग्र निगाहों का सामना करते हुए याओ कबीले के 2 सदस्य बेफिक्र रहे और अपना ताना मारना जारी रखा। अध्याय 189, युवा गुरु, कृपया मेरी जल्दबाजी को क्षमा करें। ये कचरा, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें उस समय एनफोर्सर एल्डर द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। लानत है, कितना क्रोधजनक। नवंबर LBJNN
इस समय जियाओ यान की मुठ्ठियां कसकर बंद थी क्योंकि वह याओ कबीले के 2 सदस्यों द्वारा याओ लाओ का अनियंत्रित उपहास कर रहा था। उसके नाखून पहले से ही उसकी हथेलियों में धंस चुके थे और लाल रक्त धीरे धीरे उसकी उंगलियों से रिस रहा था। जियाओ यान, तुम्हें तर्कसंगत रहने की जरूरत है। इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जुनर, जियाओ यान के लिए चिंतित, ने उसे शांत रहने का आग्रह किया। याओ कबीले के लोग वास्तव में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जियाओ यान की तरफ जुबान कोंगजी और आदरणीय फैंग भी नाखुश दिखे। अपने पुराने दोस्त को 2 जूनियर द्वारा अपमानित होते देखकर उन्हें कड़वाहट महसूस हुई। हालांकि चूंकि वे गु दायरे में थे इसलिए उन्हें शांति बनाए रखने की जरूरत थी, इसलिए वे केवल अपने गुस्से को रोक सकते थे। तुम दोनों याद रखो कि यह गु दायरा है और यहाँ सभी मेहमानों का स्वागत है। बेहतर होगा कि तुम कोई परेशानी न करो। याओ कबीले के 2 बड़बोले लोगों की लगातार बकबक सुनकर गूफी को सिरदर्द होने लगा। अगले ही पल एक हल्की आवाज सुनाई दी जिसमें एक जबरदस्त आत्मा का दबाव था जो याओ कबीले के 2 सदस्यों पर उतर आया। कितना शक्तिशाली आत्मा दबाव! कबीले के बुजुर्गों पर भी इतना भयानक आत्मा दबाव नहीं होता। इस व्यक्ति का आत्मा क्षेत्र संभवतः स्वर्गीय स्वर्ग क्षेत्र में है। क्या अफवाहें सच हो सकती हैं? क्या गूफी ने वास्तव में टियर 9 ट्रेजर पिल को परिष्कृत किया था? गूफी से निकलने वाले आत्मा दबाव को महसूस करते हुए याओ कबीले के 2 सदस्यों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। कुछ सालों तक उसे न देखने के बाद गूफी की आत्मा शक्ति अथाह गहरी हो गई है। आत्मा का दबाव केवल याओ कबीले के 2 लोगों पर था, इसलिए दूसरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि जुबान कोंगजी पिल टॉवर से एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते बेहद समझदार था। उसने गूफी को एक गहरी नज़र से देखा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। ऐसा विलक्षण व्यक्ति वास्तव में दुनिया में दुर्लभ था। भविष्य में गूफी का नाम निस्संदेह डूक्यूई महाद्वीप के इतिहास में अंकित होगा। ये देखकर कि गूफी के एक शब्द ने याओ कबीले के 2 सदस्यों को वश में कर लिया था, जुनर प्रसन्न हुआ और दर्शक गूफी की अपार शक्ति से चकित थे। धन्यवाद युवा मास्टर गूफी। याओ लाओ ने अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद एक बार फिर गूफी के प्रति कृतज्ञता में अपने हाथों को ऊपर उठाया। युवा मास्टर गूफी, यदि आप इस बूढ़े व्यक्ति के पिछले अनुरोध को स्वीकार करने और मुझे एक शरीर को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए तैयार हैं, तो मैं धन्यवाद के प्रतीक के रूप में स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 11वें स्थान पर अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला की पेशकश करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, याओ लाओ के भ्रामक आत्मा रूप से एक भूतिया सफेद ज्वाला निकली। ये ज्वाला कभी कभी झुलसाने वाली गर्म और कभी कभी हड्डियों को द्रुतशीतन ठंडी होती थी, जो बहुत ही अजीब लगती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आदरणीय याओ स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 11वें स्थान पर अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। ये ईमानदारी का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। ये देखकर आसपास के लोग चौंक गए और थोड़ा ईर्ष्यालु हो गए। क्या ये सिर्फ अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला नहीं है? इसमें क्या खास बात है? जबकि अन्य लोग ईर्ष्या कर रहे थे, याओ कबीले के युवाओं में से एक तिरस्कारपूर्ण था। आखिरकार उसके पास एक मजबूत लौ थी, नौशांत पवन लौ, जो 10वें स्थान पर थी। लेकिन अपने तिरस्कार के बावजूद वह कुछ हद तक हैरान भी था। अफवाह थी कि गूफी के पास कई स्वर्गीय लपटों को मिलाने की क्षमता थी, और अब ऐसा लग रहा था कि अफवाहें सच थीं। चूंकि शरीर को परिष्कृत करने और पुनरुत्थान की प्रक्रिया में कई स्वर्गीय लपटों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये रहस्य याओ कबीले के कुछ लोगों को पता था। युवा मास्टर गूफी, मैंने पहले से ही सभी अन्य सामग्री तैयार कर ली है। आपको केवल शरीर को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, याओ लाओ ने जारी रखा। ये प्रस्ताव काफी ईमानदार है। याओ लाओ के गंभीर शब्दों को सुनकर गूफी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये सौदा निश्चित रूप से उसके लिए सार्थक था। शरीर को परिष्कृत करने में केवल एक रात लग सकती है, और यह अगली सुबह आने वाले वयस्क समारोह में बाधा नहीं डालेगा। इसके अलावा गूफी ने जिस तकनीक का अभ्यास किया था उसके लिए स्वर्गीय लपटों को फिर से भरना आवश्यक था, और उन्हें मिलाना उतना आसान नहीं था जितना कि उन्हें एक साथ जोड़ना। धन्यवाद युवा मास्टर गूफी। याओ लाओ का चेहरा खुशी से भर गया क्योंकि उसने एक बार फिर अपना आभार व्यक्त किया। युवा मास्टर गूफी, मैं अपनी पिछली समझ की कमी के लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया मेरी पिछली जल्दबाजी को माफ करें। जियो यान ने भी इस क्षण का उपयोग ईमानदारी से माफ़ी मांगने के लिए किया। ठीक है, अब और समय बर्बाद मत करो, मेरे पीछे आओ। गूफी ने याओ लाओ और अन्य लोगों को पास के एक भव्य हॉल में ले गया। जहां तक भुगतान की बात है तो याओ चेन के सफलतापूर्वक पुनर्जीवित होने के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। अब स्वर्गीय ज्वाला लेने से याओ चेन की आत्मा के इस प्रक्रिया से बचना पाने का जोखिम हो सकता है। हमें भी जाना चाहिए। बच्चों पर जियान की नज़र है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। जियाओ यी जियान और कैलिन ने नज़रें मिलाईं और साथ चलने का फैसला किया। ... भव्य हॉल के अंदर जुबान कोंगजी ने एक तैयार शरीर निकाला और उसे बीच में एक पत्थर के मंच पर रख दिया।
युवा मास्टर गूफी, यहाँ शरीर को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक हड्डी उगाने वाले रक्त को जोड़ने वाली गोली है, साथ ही कुछ शक्तिशाली जादुई जानवर का खून भी है। जुबान कोंगजी ने सामान सौंप दिया। उन्हें मुझे दे दो। प्रक्रिया को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही इससे परिचित हूँ। गूफेई ने जुबान कोंगजी से सामान लिया और याओ लाओ को गोली थमा दी। मेरे लिए अपनी आत्मा शक्ति का एक धागा अलग करो। ये देखकर कि गूफेई इस प्रक्रिया से कितना परिचित था, याओ लाओ बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपनी आत्मा का एक धागा अलग कर लिया। गूफेई ने फिर आत्मा के धागे को पकड़ा और उसे पत्थर के मंच पर कंकाल के अवशेषों में दबा दिया। मैं पहले शरीर को परिष्कृत करूंगा। एक बार जब ये तैयार हो जाएगा तो आप अंतिम सम्मेलन को पूरा करने के लिए इसमें प्रवेश करेंगे। बिना किसी समय बर्बाद किए गूफी ने कंकाल पर जादुई जानवर का खून डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे भूरे सफ़ेद हड्डियां भीगती गईं, उनमें से सफ़ेद धुएं की लपटें निकलने लगीं और हड्डियां रंग बदलने लगीं, जिससे एक समृद्ध ऊर्जा उतार चढ़ाव जारी हुआ। गूफी ने फिर अपनी स्वर्गीय ज्वाला को छोड़ दिया, जिसने कंकाल को घेर लिया। ये कदम रक्त की ऊर्जा को हड्डियों में पूरी तरह से भरने के लिए महत्वपूर्ण था। खुद को तैयार करो। हाँ, 1 घंटे तक जलने के बाद गूफी ने एक अनुस्मारक दिया और याओ लाओ, ये जानते हुए कि यह सही समय था, जल्दी से हड्डी बढ़ने वाले रक्त सम्मेलन की गोली निगल ली। जैसे ही वह प्रकाश की किरण में बदल गया, उसका रूप और अधिक अलौकिक हो गया, जो कंकाल में जा घुसी। बूम! जैसे ही याओ लाओ की आत्मा कंकाल में प्रवेश करती है, प्रकाश धीरे धीरे उसकी खोखली आंखों के गड्ढों में इकट्ठा होता है और एक भयानक, अजीब ऊर्जा हड्डियों से निकलने लगती है। इस ऊर्जा के तहत हड्डियों पर चमत्कारिक रूप से मांस उगना शुरू हो गया। ये चमत्कारी प्रभाव स्वाभाविक रूप से हड्डी बढ़ने वाले रक्त को जोड़ने वाली गोली। यह अद्भुत है। ये घटना देखकर जियाओ यान बहुत खुश और उत्साहित था। बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ, ये तो बस शुरुआत है। हड्डियों पर तेजी से बन रहे मांस को देखकर गूफी ने एक बार फिर स्वर्गीय ज्वाला से आग्रह किया। जैसे ही नया बना हुआ मांस जलकर राख हो गया, जियाओ यान यह महसूस करके चौंक गया कि पुनरुत्थान की प्रक्रिया उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी, जिससे उसे याओ लाओ के लिए चिंता होने लगी। अध्याय 190। रुको। तुम, एक साधारण व्यक्ति को समारोह में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। सौभाग्य से मांस के जलने के बाद गोली से भयानक और अजीब ऊर्जा फिर से फैल गई, जिससे मांस फिर से उगाया। इसके अलावा मांस के बढ़ने की गति बढ़ रही थी और अंततः यह उस बिंदु पर पहुंच गई जहां केवल तेजी से चलने वाले ऊतक ही दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर में खून से लथपथ मांस से ढका एक अस्पष्ट मानव आकार जल्दी से बन गया। जलने और फिर से उगने की यह प्रक्रिया कई घंटों तक जारी रही, जब तक कि आखिरकार मांस पर त्वचा का ऊतक पूरी तरह से नहीं बन गया। जैसे ही त्वचा का निर्माण पूरा हुआ, पत्थर के मंच पर कंकाल पूरी तरह से मानव आकार में बदल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसी चमत्कारी चीज मौजूद है जो मृतकों को वापस जीवित कर सकती है। विभिन्न केंद्रीय मैदानी संप्रदायों के कुछ शक्तिशाली व्यक्ति अब गूफी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा से भर गए थे। ठीक है, अब से उसे अपने आप ही इस शरीर में विलीन हो जाना चाहिए। इस दौरान उसे परेशान न करना ही सबसे अच्छा है। ये देखकर गूफी ने स्वर्गीय लॉ को अपने शरीर में वापस ले लिया और जुबान कोंगजी को निर्देश दिया। गूफी द्वारा इस असाधारण प्रदर्शन को देखने के बाद दर्शक आखिरकार तितर-बितर होने लगे, जहां उसने व्यक्तिगत रूप से किसी को बचाया था। यह उनके लिए काफी घटनापूर्ण रात थी। पति, आपने पूरी रात स्वर्गीय लॉ को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, आप थक गए होंगे। आयु प्राप्ति समारोह शुरू होने वाला है। जियाओ यी जियान और कै लिंग गूफी के दोनों ओर चले गए। कै लिन ने अपने माथे से पसीना पोंछा, जबकि जियाओ यी जियान ने एक नया लबादा निकाला और उसे उसके ऊपर डाल दिया। जब वे हॉल से बाहर निकले तो बाहर का आसमान अब अंधेरा नहीं था, भोर की पहली रोशनी दिखाई देने लगी थी। उसी क्षण गु पवित्र पर्वत श्रृंखला भी जीवंत हो गई। आसमान में आकृतियां उड़ रही थीं और पहाड़ों में उत्सव के ढोल की आवाजें गूंज रही थीं। गूफी, मेरा इंतजार करो। जुन ए, जो पूरे समय गूफी को देख रही थी, उसके जाने के तुरंत बाद उसके पीछे चली गई। आज के वयस्क होने के समारोह में वह भी मुख्य प्रतिभागियों में से एक थी। सालों पहले अपने रक्त परीक्षण के दौरान उसका रक्त ग्रेड सामान्य कबीले के सदस्यों से कहीं ज्यादा था। आज वयस्क होने के समारोह में जुन एर को भरोसा था कि वह दुर्लभ ग्रेड 10 दिव्य डूडी रक्त रेखा प्राप्त कर सकती है, जो गु कबीले के सहस्राब्दी लंबे इतिहास में केवल 2 में से एक है। जुन एर NO12BN.C ओम। जियाओ यान पीछे देखने के लिए मुड़ा। जब उसने जुन एर को गूफी का पीछा करते देखा तो उसके दिल में कड़वाहट की लहर दौड़ गई। इससे पहले जब उसने सुना कि जुन एर की पहले ही एक बार शादी हो चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन उस समय आसपास बहुत सारे लोग थे और उसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना था गु दायरे में, इसलिए उसने उन भावनाओं को बलपूर्वक दबा दिया। अब जबकि याओ लाओ की स्थिति लगभग हल हो चुकी थी, उसके दिल में दर्दनाक भावनाएं आखिरकार फिर से उभर आईं।
उसे याद आया कि कैसे जुन एर वुटैन शहर में उससे चिपकी रहती थी। यहाँ तक कि जब उसकी साधना में गिरावट आए और दूसरों ने उसका मजाक उड़ाया, तब भी जुन एर ने उसे कभी नहीं छोड़ा और हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। यहाँ तक कि जियाओ परिवार को छोड़ने के बाद भी वह संपर्क में रही, उसे उसकी साधना में सहायता करने के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं भेजती रही। जुन एर के लिए उसकी भावनाएं बहुत पहले ही भाई बहन के स्नेह से बढ़कर हो चुकी थीं। लेकिन अब, इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई कर पाता, जुन एर की शादी हो चुकी थी। हालांकि गूफी ने उसे तलाक दे दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी उसके लिए भावनाएं रखती थी और सुलह करना चाहती थी। ये सोचते हुए जियाओ यान को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने अपना हाथ अपने दिल पर दबा लिया। चलो हम भी बाहर चलते हैं और बूढ़े आदमी को चुपचाप अंदर रहने देते हैं। अब से यह उस पर निर्भर करता है कि वह राख से सचमुच पुनर्जन्म ले सकता है या नहीं। कुछ चीज़ें व्यवस्थित करने के बाद जुवान कोंगजी ने आदरणीय फैंग और जियाओ यान को बाहर ले गया। उसने हॉल पर एक सील भी लगा दी ताकि कोई भी अंदर बैठे बूढ़े आदमी को गलती से परेशान न कर सके। अगर वह वाकई गूफी को पसंद करती है तो मैं अपने प्यार को अपने अंदर ही दफना दूंगा, लेकिन अगर वह कभी पीछे मुड़ती है तो चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मैं उसका पीछा करूंगा। बाहर आकर जियाओ यान ने अपना मन बना लिया और आने वाले युग के समारोह को देखने जाने का फैसला किया। हॉल से बाहर निकलने के बाद गूफी ने जियाओ यीजियान और कैलिन को भव्य चौक के केंद्र की ओर ले गया, जो एक प्राचीन आभा से घिरा हुआ था। वह रुका नहीं और जुनर पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो उसके पीछे जल्दी कर रही थी। प्राचीन चौक के चारों ओर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सैनिक कतार में खड़े थे। उनकी तीखी आंखें चील की तरह लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। नमस्कार जनरल गूफी। नमस्कार जनरल गूफी। जब इन ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सैनिकों ने गूफी को आते देखा तो उन्होंने सम्मानपूर्वक उसे सलाम किया। हालांकि गूफी ने हाल के वर्षों में ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी में उच्च पद की तलाश नहीं की थी, लेकिन गुकिंग यांग और गुयाओ जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों की पिछली पीढ़ी को महान जनरलों के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद किसी ने भी गूफी के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। नतीजतन उन्होंने स्वचालित रूप से उसके लिए एक जनरल का पद खाली छोड़ दिया। ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी में सभी ने इस निर्णय को पूरे दिल से स्वीकार किया। आखिरकार गूफी ने एक बार मौजूदा चौथे जनरल गुयाओ को आसानी से हरा दिया था और अब वह गुयाओ और गुकिंग यांग से पहले हाफ सेंट दायरे में भी कदम रख चुका था। ऐसी उपलब्धियों के साथ कौन आश्वस्त नहीं होगा। गूफी ने स्वीकृति में थोड़ा सिर हिलाया और फिर अंदर चला गया। गूफी के पीछे पीछे जुनर ने भी दृढ़ संकल्प के साथ कदम रखा। हालांकि जब जियाओ यान ने प्रवेश करने की कोशिश की तो लंबे भालों की जोरदार टक्कर की आवाज़ गूंज उठी। पता चला कि दो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सैनिकों ने गोल्डन कवच में अपने भाले पार करके जियोयान और वेनेरेबल फैंग को रोक दिया था। रुको, यह क्षेत्र प्रतिबंधित है। केवल कबीले के सदस्यों और विशेष रूप से आमंत्रित मेहमानों को ही प्रवेश की अनुमति है। दो गोल्डन कवच वाले सैनिक एक स्वर में बोले, हम पिल टॉवर के साथ यहाँ आए हैं। हमें आपके गो कबीले ने आमंत्रित किया था। क्या आप अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? रोके जाने पर जियोयान तुरंत क्रोधित हो गया और बहस करने की कोशिश की। हे, पिल टॉवर तो पिल टॉवर है, लेकिन आप दोनों योग्यताएं पूरी नहीं करते। जियोयान के विरोध का दो गोल्डन कवच वाले सैनिकों ने निर्दयी उपहास के साथ जवाब दिया। जैसे ही जियोयान शर्मिंदा महसूस कर रहा था और अनिश्चित था कि क्या करना है, गो कबीले का एक युवा सदस्य वहां आया और दो गोल्डन कवच वाले सैनिकों से कुछ फुसफुसाया। उसे अंदर जाने दो और खुद को शर्मिंदा करो। इसके बाद रहस्यमयी मुस्कान पहने हुए दो सैनिकों ने अपने भले नीचे कर दिए और जियाओ यान को जाने दिया। हालांकि जियाओ यान को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे विश्वास था कि गो कबीले समारोह में भाग लेने वाले मेहमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चौक में प्रवेश करने के कुछ समय बाद जियाओ यान ने देखा कि गो कबीले के कई सदस्य उसे देख रहे हैं। अचानक जियाओ यान को ठंड का एहसास हुआ। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमने लगीं। उसकी दृष्टि के दूर छोर पर एक आकृति ठंडी जानलेवा आभा बिखेरती हुई बैठी थी। इस व्यक्ति के बाल काले और सफ़ेद थे और उसके पूरे शरीर से बर्फीली उपस्थिति झलक रही थी। जियाओ यान को पता नहीं था कि जो उसे मारने के लिए जियामा साम्राज्य गया था वह गुली नाम का एक छोटा सा प्राणी था। असली खतरा अब उसके सामने मौजूद ठंडा आदमी था।